हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेस ट्यूशन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं येट अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री क्लास 7 ICSE curriculum, एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत अंडर द खिलजीज एंड द तुगलक डायनेस्टीज। ओके, अगर तुम्हें याद होगा लास्ट चैप्टर से या लास्ट वीडियो से जब हमने पढ़ा था कि हाउ मामलुक डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत स्लेव डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत ended with the death of Balban, Ghiyasuddin Balban in 1286 CE. His successors were not very strong, they were weak and incompetent, तो इसलिए they could not survive, okay, they could not survive and they could not behold the kingship, okay, and finally the kingship or the Delhi Sultanate went to the hands of Khilji dynasty. तो हम स्टार्ट करते हैं आज यहाँ से। Mamluk or slave dynasty came to an end in 1290 CE after the death of Balban in 1286. यहाँ से हम याद करके रख सकते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था हाउ देयर वाज अ 4 years ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल। तो यहाँ भी एक 4 years का गैप है बिटवीन द डेथ ऑफ द मेजर किंग एंड देन स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट डायनेस्टी। तो 4 साल के गैप के बाद द दिल्ली सल्तनत और द वर्किंग आउट ऑफ दिल्ली सल्तनत वेंट टू द खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में हमें 2 किंग्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट किंग वॉज जलालुद्दीन खिलजी, सेकेंड इज अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी बिकॉज ही किल्ड द लास्ट स्लेव डायनेस्टी रूलर। ओके, he was the founder of Khilji dynasty, but he was a very mild and pious king. So he forgave all the nobles who had rebelled, ठीक है, who had rebelled against him। उसके अगेंस्ट में जो भी नोबल्स ने रिबल किया, क्योंकि जब उसने दिल्ली सल्तनत पे कब्जा किया तो रिबल्स वे देयर कोर्ट में, तो दे सेड कि नहीं, हाउ यू कैन बिकम द किंग, और पुराने जो राजा थे उनके बेटों को बनना चाहिए। बट रेबल्स को भी इसने माफ़ कर दिया बिकॉज ही वॉज अ वेरी माइल्ड एंड पायस किंग। पायस का मतलब होता है बहुत सोफिस्टिकेटेड, लाइक बहुत सिंपल, हाँ, बहुत अग्रेसिव नहीं। ओके, सो हिज पॉलिसी एंड ही ऑल्सो फॉरगेव द नोबल्स एज वेल एज ट्रीटेड देम वेल। जब वो राज में आ गया तो उसने उनको अच्छे से ट्रीट भी करना शुरू किया, उसने उनको अच्छी अच्छी पोस्ट दी, लेकिन दैट डिड नॉट वर्क वेल। ठीक है, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इट लेड टू लॉलेसनेस एंड रिवॉल्ट्स, फर्दर रिवॉल्ट्स जो है जनरेट हो गए। इस दौरान देयर वाज अ सन इन लॉ, ठीक है, हु वाज जलालुद्दीन खिलजी सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी। ही वाज अ वेरी श्रूड एंड रूथलेस किंग। ठीक है, ये सन इन लॉ भी था एज वेल एज नेफ्यू भी था जलालुद्दीन खिलजी का, हु हैड रियलाइज कि अगर जलालुद्दीन खिलजी किंग रहा तो ये इतना ही माइल्ड और पायस बंदा है कि ही कैन नॉट कंट्रोल द होल डायनेस्टी फर्दर, तो ही गॉट हिम किल्ड ट्रिचसली। ठीक है, इसने पॉलिटिक्स करके बदमाशी से ही गॉट हिम किल्ड। ही अलाउद्दीन खिलजी गॉट जलालुद्दीन खिलजी किल्ड एंड ही एस्टैब्लिश्ड हिज ओन रूल इन 1296। तो हम देख सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने बहुत ज़्यादा रूल नहीं किया, स्टार्टिंग फ्रॉम 1290 to 1296 ओनली। इन 1296 ही गॉट किल्ड। ओके, सो Alauddin Khilji was the only Turk, you can see here, he was the nephew of Jalaluddin Khilji and he was the only Turk who built an empire on his own। ठीक है, क्योंकि इस टाइम में क्या हुआ था कि सारे जो नोबल्स थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा रिबेल करना शुरू कर दिया था अगेंस्ट अलाउद्दीन खिलजी, जब दे सॉ कि उसने किंग को मार दिया। ठीक है, बट ही वॉज अ वेरी एम्बिशियस किंग। अलाउद्दीन खिलजी ड्रीम्ड ऑफ कंकरिंग द होल वर्ल्ड। उसकी इच्छा थी कि वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर पाए। तो वो बहुत ही शूट था, बहुत चालाक था, बहुत पॉलिटिक्स जानता था। इसने क्या किया, ही ब्राइब द नोबल्स। सबसे पहले तो उसने नोबल्स को बहुत सारे रिच गिफ्ट्स देके ब्राइब किया। उसके बाद जो भी सक्सेसर्स आने वाले थे जलालुद्दीन खिलजी के बाद, मतलब उसके बेटे या दूसरा कोई भी जो ओनरशिप दिखा सकता था, ही गॉट एवरीवन ब्लाइंडेड और किल्ड। ठीक है, ही ऑल्सो गॉट द सस्पिशियस रेबल्स ब्लाइंडेड एंड किल्ड। जो सस्पिशियस रेबल्स थे, जो रेबल कर सकते थे, उनको भी या तो उसने अंधा कर दिया या मरवा दिया। सो इन अ वे ही रिमूव्ड ऑल द ऑब्स्टिकल्स टू द थ्रोन एंड ही हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड दैट ही वाज द ओनली Turk who built an empire here. Okay, now once he became the sultan, he declared himself the sultan. Now he started his politics. So first of all he took back all the gifts from the nobles who had betrayed Jalaluddin and blinded them or killed them, but only except 3. Okay, उसने सिर्फ 3 नोबल्स को छोड़ा था, बाकी सारों को या तो अंधा कर दिया या मरवा दिया था, उन नोबल्स को जिन्होंने जलालुद्दीन के खिलाफ यहाँ पर रेबल किया था। ओके, चलो, now let's see
Alauddin Khilji was the ruler who extended his rule beyond Vindhyas. Now Vindhyas क्या है? Vindhyas lie in the middle, almost in the middle of India. ठीक है, तो Vindhyas के नीचे का जो region होता है, that is basically the Plateau region or the Deccan region. तो he was the very first sultan, very first Muslim ruler of India who extended his rule till Deccan. अच्छा, how was it possible? तो हम पढ़ते हैं first the conquest. इसने कितनी सारी लड़ाइयाँ जीती या कैसे एक्सपैंड किया. ओके, तो कॉन्क्वेस्ट पढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसको पढ़ना ज़रूरी है. हिज नेम वाज मलिक कफूर. हु वाज मलिक कफूर? मलिक कफूर से अलग से क्वेश्चंस आते हैं. हु वाज मलिक कफूर? सो मलिक कफूर वाज अ स्लेव एक्चुअली हु अलाउद्दीन खिलजी बॉट फॉर 1000 दिनार्स ओनली फ्रॉम गुजरात. हाँ, ये हमें याद रखना है. मलिक कफूर वाज अ स्लेव हु वाज ब्रॉट फॉर 1000 दिनार ओनली बाय अलाउद्दीन खिलजी फ्रॉम गुजरात. Okay, and he was such a capable person. Malik Kafur was such a capable, well-built person that he was raised to the position of general. अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी कैपेबिलिटी देखकर उसको जनरल के पोजीशन तक रेज किया. ओके, एंड मलिक कफूर इन रिटर्न कंकर्ड एंड एनेक्स्ड गुजरात एज वेल एज डेक्कन फॉर अलाउद्दीन खिलजी. तो ये इसकी डेफिनेशन है. और हु वाज मलिक कफूर, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है. आपको इन तीनों पॉइंट्स को याद रखना होगा एंड मेक श्योर दैट यू पुट इन ऑल द 3 पॉइंट्स इन देयर. हाँ, अच्छा, so first conquest starts from Gujarat. For Gujarat, Alauddin Khilji sent Malik Kafur only. So it was annexed by Malik Kafur on behalf of Alauddin Khilji. Next, Rajasthan. Rajasthan was a big state, so Alauddin Khilji could not depend on anyone else. So he tried to conquer Rajasthan on his own. He went there himself. First of all, he conquered the fort of Ranthambore. Then he went to Chittor. Chittor was actually the capital of Mewar. Okay, there it took a lot of time for them. चित्तौड़ का जो किला है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारे लेयर ऑफ डोर्स से घिरा हुआ है. तो द राजपूत केप्ट ऑल द डोर्स क्लोज फॉर सो मेनी ईयर मंथ्स. ठीक है, लेकिन देयर वाज अ स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड अदर एम्यूनिटीज़, तो उनको फाइनली समाउ खोलना पड़ा. Although Rajput fought bravely, बहुत bravely, ठीक है, but they lost the war. They lost the war and the women means the queens and the जितनी भी उनकी दासियाँ थी, they all realized that अगर ये जो अलाउद्दीन खिलजी है चला आता है चित्तौड़ में तो he can misbehave with them और he can उन लोगों को भी वो दासी बना सकता है, ये ले जा सकता है. So the women decided to perform जौहर. तो जौहर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ से भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ जौहर. तो आपको लिखना होगा कि आफ्टर द वॉर ऑफ चित्तौड़ बिटवीन अलाउद्दीन खिलजी एंड द राजपूत्स ऑफ चित्तौड़, ऑल द वुमेन इंक्लूडिंग द क्वींस परफॉर्म जौहर. जौहर क्या होता है? दे बिल्ट अ बिग दे डिग अ बिग होल. हाँ, बड़ा सा एक गड्ढा किया और उसमें आग लगा के ऑल द वुमेन बर्न देमसेल्व्स अलाइव. ठीक है, ये है जौहर. उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी वेंट फर्दर and he conquered Mandu, Ujjain, Dhar and Chanderi. Chanderi is in Malwa, again in the central India region. So now we see that by 1305 the whole of North India, almost whole of North India was under the control of Alauddin Khilji. ठीक है, and इसके साथ we saw that he also conquered Malwa. Malwa is regarded as door of Deccan. Okay, so the conquest of Malwa opened the doors of Deccan for him. For Deccan, he again sent Malik Kafur. So he was the first ruler, the very first ruler who sent an expedition under the leadership of Malik Kafur to Deccan. Okay, no one else did it earlier. यहाँ पे लिखा है मैंने, no one else did it due to its rugged terrain and distance from Delhi. तो this is one question कि क्यों दूसरे जो kings थे इसके पहले वो क्यों नहीं दिल्ली से जाते थे डेक्कन में. तो देयर वाज 2 रीज़न. वन, तो वो रीजन वाज वेरी रगेड. रगेड का मतलब होता है बहुत पथरीली, कटी छटी, क्योंकि हम जानते हैं डेक्कन इज़ बेसिकली अ प्लेटू रीजन. और ये जो लोग रहते थे दे वर यूज टू लिव इन द प्लेन रीजन्स ऑफ दिल्ली, जो कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में पड़ता है. तो वहाँ बहुत हरियाली होती है, नदियाँ होती है, वेदर बहुत अच्छा होता है, टेम्परेट रीजन है. जबकि डेक्कन जो है वो मोर और लेस टॉरिड रीजन में पड़ता है. यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं बहुत पथरीली होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, नदियाँ कम है. तो इसकी वजह से इट वॉज अ वेरी रगेड ट्रेन और इसका डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा था दिल्ली से. तो एवरीबडी मीन्स एवरी अर्लियर किंग थॉट कि इसको कंकर करना मुश्किल है. ओके, बट मलिक कफूर
went to Deccan. He started defeating the Deccan rulers starting from Devagiri, Varangal and Dwar Samudra. He extended his territory or Alauddin Khilji's territory up to Madurai. यहाँ पे मैं चाहूँगी कि आप लोग इसकी एक्सटेंट को देख लें. सो दिस इज़ नर्मदा रिवर, ठीक है, और यहाँ से नीचे देखो दिस इज़ देवगिरी. तो फर्स्ट ही स्टार्टेड कंकरिंग देवगिरी, थोड़ा थोड़ा करके नीचे आते हैं, देवगिरी आए, देन दे एनेक्स्ड वरंगल, उसके बाद दे वेंट अप टू मदुराई. तो हम देख सकते हैं कि इसने कितना सारा एक्सटेंशन किया था. But as I told you earlier that Alauddin Khilji was a very shrewd as well as an intelligent ruler. तो उसने क्या किया? He had a Deccan policy. What was his Deccan policy? This is all another important topic. इससे भी question आते हैं, long questions आते हैं, ठीक है. Like write a short note on Deccan policy. 2-3 points का तो आता है. और अभी ICSE में जैसा कि सर्कुलर आया है कि पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं, तो आप भी इस तरह पॉइंट्स में. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो नोट्स होते हैं ना, मैं इनको बहुत शॉर्ट में लिखने की कोशिश करती हूँ. तो ये समटाइम्स क्लिप सेंटेंसेज में होते हैं. तो जब तुम्हें आंसर लिखना हो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इट इन फुल सेंटेंसेज. ओके, सो लेट्स सी व्हाट वाज हिज डेक्कन पॉलिसी. एज अलाउद्दीन वॉज वेरी फार साइटेड रूलर. फार साइटेड का मतलब होता है जो दूर की सोच सकता है, देख सकना मतलब दूर की सोच सकता है. सो ही हैड रियलाइज द डिफ़िकल्टीज ऑफ कंट्रोलिंग सच डिफ़िकल्ट एंड फार अवे रीजन्स. जैसे कि मैंने अर्लियर बताया, डेक्कन वॉज अ वेरी रगेड रीजन, रगेड ट्रेंड, एज वेल एज इट वॉज वेरी फार अवे फ्रॉम दिल्ली. तो ही हैड ऑलरेडी रियलाइज कि इतनी दूर जाना, किसी मुसीबत में आर्मी को भेजना और वहाँ कंट्रोल करना मुश्किल था. अगर मैं वहाँ नहीं हूँगा तो पीपल बहुत जल्दी रिबल शुरू कर देंगे. सो उसने क्या किया? ही डिड नॉट एनेक्स डेक्कन. उसने डेक्कन को एनेक्स नहीं किया. बट ही वॉन्टेड टू अक्वायर वेल्थ. उसको पैसे चाहिए थे, बहुत सारे पैसे चाहिए थे. वाई? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ह्यूज आर्मी. उसकी एक बड़ी आर्मी थी, उसको एक बड़ी आर्मी मेंटेन करनी थी, ठीक है, क्योंकि ही वॉज वेरी फेयरफुल. तुम लोग अगर किंग्स के नाम याद करना चाहो तो उनके कैरेक्टर से याद कर सकते हो. जैसे अलाउद्दीन खिलजी वॉज वेरी फेयरफुल. क्यों फेयरफुल? क्योंकि उसको पता था हाउ ही हिमसेल्फ बिकेम द किंग. किस तरह उसने जलालुद्दीन को किंगशिप से उतारा और खुद किंग बन गया. तो ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ कि नोबल्स जो है उसके खिलाफ रिबल कर सकते हैं, बाहर से लोग आके उसको वहाँ से निकाल सकते हैं, उसकी किंगशिप जा सकती है. तो उसकी सबसे बड़ी जो पॉजिटिविटी थी या सबसे बड़ी जो ताकत थी, इट वॉज हिज ह्यूज आर्मी. सो ही नीडेड अ लॉट ऑफ वेल्थ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आर्मी. तो वो क्या करेगा? दिल्ली वॉज नॉट ओनली केपेबल ऑफ पेइंग हिम सच ए बिग taxes and all. So what he did not annex Deccan. He did not want to take the responsibility, but he forced the rulers of Deccan to acknowledge him as their supremacy. Supremacy का मतलब होता है बड़ा, ठीक है. उसने बोला कि ठीक है, आप किंग रहो, आप अपने एरिया पे राज करो, आप जैसे चलाते हो सिस्टम चलाओ, बट यू हैव टू एक्नॉलेज दैट आई एम द सुपीरियर किंग एंड यू हैव टू पे एनुअल ट्रिब्यूट्स टू मी. ट्रिब्यूट्स का मतलब फिर से टैक्सेस हो जाते हैं, उसको किंग्स को एनुअल ट्रिब्यूट देना पड़ा. तो इस तरह उसकी एक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गई. नेक्स्ट, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मंगोल इन्वेजन. मंगोल इन्वेजन हमें पता है उस टाइम में बैक देन मंगोल्स वर द मोस्ट बारबेरिक ट्राइब. वो जहाँ भी जाते थे दे क्रिएटेड केओस और बहुत ज़्यादा तबाही मचाते थे. तो अलाउद्दीन खिलजी वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ मंगोल इन्वेजन. सो उसकी क्या थ्योरी थी? उसने सोचा कि डरने से बेटर है कि इनको डरा दो, ठीक है. तो हम यहाँ से ऐसे याद रखेंगे कि उसने मंगोल्स को डराने की पॉलिसी अपनाई. There were 5 Mongol attacks during his reign, ठीक है, that he successfully repulsed. He repulsed all of them. How? This is important. All the points you'll have to write in complete sentences. I'm again telling you, I do write them in clip sentences ताकि notes जो है छोटे बने and you can remember the points. So the very first point was he built a strong defense system to protect his empire. ठीक है, इसको हम फर्दर पढ़ेंगे कि किस तरह उसने आर्मी को स्ट्रेंथन किया था. तो इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम बनाया. डिफेंस सिस्टम का मतलब होता है नॉट जस्ट आर्मी, उसने फोर्स भी डेवलप किए थे, पुराने फोर्स को रिपेयर करवाया था, नए बिल्ड करवाए थे. आर्मी में भी बहुत सारे चेंजेस किए थे, बहुत सारे जनरल्स को उसने चुन चुन के अपॉइंट किया था. तो ये सारा जो है इट कम्स अंडर स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम. अभी हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं. फर्स्ट, ही रिपेयर्ड ऑल द ओल्ड फोर्स इन द रूट, ठीक है, अलॉन्ग द रूट टू मंगोल अटैक. जिस रूट से मंगोल्स आ सकते थे, जहाँ से पॉसिबिलिटी थी, जैसे हमने अर्लियर भी पढ़ा है, जितने भी इन्वेजन्स होते थे वो नॉर्थ वेस्ट से ही होते थे, क्योंकि बाकी के जो 4 साइड है वो किसी न किसी तरह
पहाड़ों और पानी से घिरे हुए थे, तो सिर्फ ही एक ही वेल कनेक्टेड एरिया है जो लैंड से जुड़ा होता है, नॉर्थ वेस्ट। तो उसने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट के साइड में जितने भी पुराने फोर्ट्स थे उन सबको बिल्ड करवा के स्ट्रांगली बिल्ड करवाया, एज वेल एज ही प्लेस्ड ऑल हिज बेस्ट जनरल्स इन द फ्रंटियर स्टेट्स। वो जो नॉर्थ वेस्ट के फ्रंटियर स्टेट्स होते हैं, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, फ्रंट मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले पड़ते हैं। तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सिंध, ये जो इलाके थे उसमें उसने बेस्ट जनरल्स को बिठाया। ओके, ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रेंथेंड हिज आर्मी। ही उसके बाद भी जब उसको मतलब पेशेंस नहीं रहा कि इतना सारा प्रिपरेशन करने के बाद क्या करे, तो उसने क्या किया, ही कैप्चर्ड द मंगोल लीडर्स। जो भी मंगोल लीडर्स अटैक करने आते थे, अगर उनमें से कुछ पकड़ा जाए, कोई भी पकड़ा जाए, ही हैड ट्रैम्पल्ड देम टू डेथ बाय एलिफेंट। तो वो एलिफेंट्स के पैर के नीचे उन लीडर्स को दबा कर मार डालता था इन फ्रंट ऑफ ऑल द आर्मी। तो आर्मी भी देख कर डर जाती थी। उसके अलावा व्हाट ही डिड एल्स, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में भी कुछ मंगोल आए थे यहाँ इंडिया में। हाँ, जो जिन लोगों ने यहाँ पे आके इस्लाम को एम्ब्रेस कर लिया और यहाँ पे वो लोग फाइनली पीसफुली सेटल्ड हो गए थे, दे वर एक्चुअली लिविंग इन दिल्ली। उसने क्या किया, ही फाउंड ईच ऑफ देम, ठीक है, ही रिकॉग्नाइज्ड ईच ऑफ देम, took them out from their houses and he got them all mercilessly massacred, ठीक है। On the streets of Delhi he got all the Mongols who were already living in India and had embraced Islam, he got all them murdered। तो इससे भी एक बहुत ज़्यादा फेयरफुल सिचुएशन क्रिएट हुआ फॉर मंगोल्स। तो मंगोल इन्वेजन में उसको इससे हेल्प मिली। Now we come to another point, another important point, measures against nobles। जैसा कि मैंने बताया, ही वॉज अ वेरी फेयरफुल किंग। उसको पता था कि जिस तरह मैंने एक किंग को हटाया है, दूसरे लोग मुझे हटा सकते हैं। एंड द सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबल लोग थे जो एनिमी हो सकते थे उससे, दे वर द नोबल्स, क्योंकि नोबल्स के पास ही जो पैसा होता है और पावर होता है। नोबल्स मीन्स द पीपल हु वर्क इन द दरबार, ठीक है, जो वहाँ के कोर्ट में वर्कर्स होते थे। तो उसने कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए थे अगेंस्ट द नोबल्स, ठीक है। बेसिकली द आइडिया वाज कि वो किसी एक नोबल को दूसरे नोबल से मिलने नहीं देना चाहता था, ताकि वो बैठ के कोई कॉन्स्पिरेसी उसके खिलाफ ना बना पाए। तो उसके लिए उसने क्या क्या पॉइंट्स, मतलब कौन कौन से स्टेप्स लिए, हम देखते हैं। फर्स्ट, नोबल्स कुड नॉट अरेंज एनी पार्टी विदाउट प्रायर कंसेंट फ्रॉम द सुल्तान। किसी नोबल को अगर अपने घर में कोई भी पार्टी देनी है, कोई भी ओकेजन सेलिब्रेट करना है, तो वो खुद से नहीं कर सकता है, उसको पहले सुल्तान से कंसेंट लेनी होगी, ठीक है। सबसे पहले परमिशन मिलेगी, उसके बाद ही कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दूसरा, नोबल्स कुड नॉट इंटरमैरी। इंटरमैरी का मतलब होता है कि अगर किसी नोबल ने चाहा कि मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, और दूसरे नोबल की बेटी से मैं शादी करवा दूं तो हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे, तो दे कुड नॉट डू इट। हाँ, इट वॉज नॉट अलाउड। उसके लिए भी अगर ऐसा ही कोई कंडीशन हो तो दे हैड टू गो टू सुल्तान फर्स्ट एंड टेक हिज परमिशन। ओनली व्हेन सुल्तान परमिटेड दे कुड मैरी और रादर इंटरमैरी। ओके, नाउ noble could not interact with each other। तो बेसिक आइडिया वाज कि he did not want the nobles to interact with each other। एक दूसरे से बात नहीं करो, एक दूसरे से मिलो नहीं, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रख सकते। जब इतना करने के बाद भी उसने जब रूल पास कर दिया, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, उसको लगा कि फिर भी बाहर लोग मिल सकते हैं, तो उसने क्या किया, एस्टैब्लिश एन एलाबरेट स्पाई सिस्टम, ठीक है। एक बहुत बड़ा स्पाई सिस्टम उसने बनाया। एक्चुअली उसके राज में ना हर जगह स्पाई थे, नॉट बिहाइंड द नोबल्स ओनली। उसने मार्केट में भी स्पाई रखे थे, उसने आर्मी में भी स्पाई रखे थे, आप आगे हम पढ़ेंगे। सो ही हैड एन एलाबोरेटेड स्पाई सिस्टम। और उनका काम क्या होता था, देयर वर्क वाज टू रिपोर्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द नोबल्स टू द सुल्तान। नोबल्स जो है दरबार के बाहर क्या करते हैं, उस सारी एक्टिविटी की खबर जो है वो सुल्तान को ये स्पाई सिस्टम पहुँचाता था। उसके बाद उसने क्या किया, इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी से पहले फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम था। फ्यूडल लॉर्ड्स कौन होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे कि जिनको किंग ने एक बड़ी लैंड ग्रांट कर दी होती थी, ठीक है। नोबल्स को वो सैलरी नहीं देते थे, वो एक लैंड ग्रांट कर देते थे, उनको बोलते थे ये लैंड तुम्हारा है। अब वो फ्यूडल लॉर्ड जो है वो पीजेंट्स से यानी फार्मर्स से उस पर वर्क करवाता था। उसका जो भी लाइक आउटपुट होता था उसका कुछ परसेंट वो पीजेंट को देता था, कुछ परसेंट वो स्टेट को देता था और मैक्सिमम खुद के पास रखता था। एंड जो नोबल है ही वॉज कंसिडर्ड द ओनर ऑफ द लैंड। बट व्हाट डिड अलाउद्दीन डू, इसने क्या किया कि इसने ओल्ड फ्यूडल लैंड जो थी वो पूरी, वो जो ग्रांट थी उसको पूरा एबॉलिश कर दिया, कॉन्फिस्केटेड कर दिया, मतलब वापस ले लिया, ठीक है। अभी कोई भी नोबल जो है वो लैंडलॉर्ड नहीं होता था, उनकी सारी जो प्रॉपर्टी थी वापस ले ली। बट ही देन ग्रांटेड देम न्यू और फ्रेश लैंड्स, उसने नए लैंड दिए उनको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे
दे वर नॉट रिगार्डेड द लैंड ओनर्स, ठीक है, नोबल्स द लैंड होल्डर्स, न्यू लैंड होल्डर्स जिनको लैंड मिला था, दे वर नो लॉन्गर द ओनर्स, उनको ओनरशिप नहीं दी जाती थी, उनको सिर्फ केयर टेकर का एक स्टेटस दिया जाता था। ओनली दे वर इंटाइटल टू अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू, वो लैंड की देखभाल करते थे, उस पर काम करवाते थे, वहाँ से अनाज उगाते थे, और उसका एक पार्ट ऑफ रेवेन्यू जो आता था, मतलब जो भी अनाज उगा उसको बेचने के बाद जो भी पैसा आया उसका एक जस्ट एक पार्ट जो है उनको मिलता था, एंड दैट वाज आल्सो फिक्स्ड बाय द सुल्तान, ठीक है, इसमें उनका कोई रोल नहीं था, वो भी जो सुल्तान देना चाहे वो फिक्स एक परसेंटेज फिक्स थी। उसके बाद इसने क्या किया कि ये जानता था कि ये जो नोबल्स हैं ये पावरफुल होते हैं, तो ये पीजेंट्स के ऊपर ज़बरदस्ती कर सकते हैं, उनके ऊपर एडिशनल टैक्सेस लेवाई कर सकते हैं, तो इसने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे, दे कुड नॉट लेवाई एडिशनल टैक्सेस ऑन द पीजेंट्स। तो अब नोबल्स की जो सैलरी है वो एकदम से ही फिक्स्ड हो गई थी, वो कहीं और से कोई दूसरा अरेंजमेंट नहीं कर पाते थे। अब हम पढ़ते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, जो हमने पहले पढ़ा था, उसने मंगोल्स को डिफेंड करने के लिए ऑर्गेनाइज को कि किस तरह आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया। तो यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे वन वर्ड क्वेश्चंस आते ही हैं, दाग एंड चेहरा। उसने दाग और चेहरा का सिस्टम इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं, साइज ऑफ द आर्मी वॉज ग्रेटली इनलार्ज्ड, उसने बहुत सारे लोगों को आर्मी में भर्ती किया। ही वॉज द फर्स्ट किंग जिसने ना ये समझा था कि लाइक इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसके जितने भी एसेट्स होते थे उसकी वो इन्फॉर्मेशन रखता था, जैसा कि हम आगे देखते आ रहे हैं कि उसने नोबल्स के पीछे भी स्पाई लगाए थे, वो सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रखता था। तो इसने क्या किया कि इसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया दाग। दाग एक पर्शियन टर्म या उर्दू टर्म बोल सकते हैं जिसका मतलब होता है मार्क, हाँ, या साइन। तो इसने इंट्रोड्यूस किया साइन। वो क्या करता था, इट वॉज अ सिस्टम ऑफ हॉर्स ब्रांडिंग। उसके पास जितने सारे घोड़े होते थे वो उन घोड़ों को कैटेगराइज करता था, उन घोड़ों की इन्फॉर्मेशन निकालता था, वो कब पैदा हुए, कितनी एज है, कितना खाते हैं, कितना दौड़ते हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, एवरीथिंग, इट वॉज ऑल रिकॉर्डेड अंडर दाग। नॉट ओनली द हॉर्सेज, ही ऑल्सो ब्रांडेड हिज सोल्जर्स, ठीक है, ब्रांडेड नहीं बोलूँगी, ही एक्चुअली केप्ट अ डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ ऑल द सोल्जर्स। उसके आर्मी में जितने भी सोल्जर्स थे वो उसकी फुल डिटेल्स रखता था, और उस सिस्टम का नाम था चेहरा। चेहरा इज़ अनदर पर्शियन और मीन्स अनदर पर्शियन और उर्दू टर्म जिसका मतलब होता है फेस, ठीक है। तो वो सोल्जर्स के फेस पिक्चर्स तो नहीं लगाते थे, बट उनकी कंप्लीट डिटेल्स की एक लॉग बुक होती थी, कौन सा सोल्जर है, किस पोस्ट पे है, कहाँ पैदा हुआ, उसका फादर मदर, उसकी पूरी बैकग्राउंड। नेक्स्ट, ही ऑल्सो हैड स्पाइज इन एवरी यूनिट ऑफ आर्मी। मैंने बोला उसकी स्पाइज हर जगह होती थी, इवन इन द मार्केट्स, आर्मीज, behind the nobles, everywhere. So he had a spy in every unit of army. Nobles were not allowed to maintain army. किसी नोबल को ये अधिकार नहीं था कि वो आर्मी में इंटरफेयर कर पाए। आर्मी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ सुल्तान ओनली। सैलरीज ऑफ द सोल्जर्स वर रिड्यूस्ड एंड फिक्स्ड। ना यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सैलरी जो है इतनी रिड्यूस कर दी थी, ठीक है, सोल्जर्स की जो सैलरी उसको बहुत कम कर दिया था और उसको फिक्स भी कर दिया था। तो फिर इतने सारे सोल्जर्स कैसे भर्ती होते थे इसकी आर्मी में, है ना। जब सैलरी कम मिलेगी तो कोई क्यों जाएगा अपनी जान गंवाने। तो इसके लिए भी ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही हैड मेड मेजर्स। क्या किया था, यहाँ से हमारा नेक्स्ट पॉइंट शुरू होता है, रेवेन्यू रिफॉर्म और मनी कंट्रोल। उसने कैसे मनी कंट्रोल किया, बिकॉज ही नीडेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि उसकी आर्मी वाकई बहुत बड़ी थी, ठीक है। तो टू मीट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ ह्यूज आर्मी ही नीडेड अ लॉट ऑफ मनी। उसने क्या किया, मनी को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसने सारी लैंड, पूरे स्टेट की लैंड को मेजर किया, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन, उसने सारे लैंड को सिर्फ मेजर नहीं किया, लैंड के बारे में खबर लगाई कि किस लैंड में कितना उत्पादन होता है, कितने मतलब रेवेन्यू आता है, ठीक है। उसके हिसाब से उसने लैंड्स को डिवाइड किया। ही हैड स्पेशल रेवेन्यू ऑफिसर्स अपॉइंटेड, और उसने स्पेशल ऑफिसर्स लगाए जिनका सिर्फ और सिर्फ काम था लैंड का मेजरमेंट और उसका रेवेन्यू चेक करना और उसका टैक्स कलेक्ट करना। उसके अलावा इसने फार्मर्स के ऊपर भी क्या किया, जो पहले 1/3 टैक्स दिया करते थे, 1/3। सपोज अगर 12 kg ऑफ वीट होती है तो 1/3 होगा, 1/3 ऑफ 12 दैट इज़ 4 kgs, ठीक है। तो उनको 4 kgs वीट का जो प्राइस देना होता था, बट ही इंक्रीज इट टू हाफ। मतलब अगर अब 12 kg होता है तो 1/2 ऑफ 12 इज 6 kgs। तो जो भी हार्वेस्ट होता था उसका हाफ जो है वो अब स्टेट को जाया करता था, ठीक है। सो टैक्स वॉज वेरी इंक्रीज। उसके अलावा ही हैड वन मोर कंडीशन, ही टोल्ड देम दैट द टैक्स हैड टू बी पेड इन कैश। मतलब अभी वो अनाज भी नहीं लेता था, मतलब सारा काम जो है वो पीजेंट्स को और नोबल्स को करके देना होता था, अनाज को उगा के बेच के कैश में उसको पेमेंट करनी होती थी,
दैट टू हाफ ऑफ द रेवेन्यू। तो अब क्वेश्चन आता है कि जब उसने सैलरी भी फिक्स कर दी, आर्मी के पास भी ज़्यादा पैसे नहीं हैं और पिजन्स को भी उसने बहुत ज़्यादा टैक्स लेवाई कर दिया, ठीक है, तो फिर कैसे चलेगा, कैसे ये लोग जिएंगे? तो उसके लिए भी उसने एक पॉलिसी लाई थी, दैट वाज मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। क्या किया उसने, पता था उसको कि मुझे तो पैसे चाहिए, मैं सारे पैसे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ मेरी प्रजा से, तो प्रजा जो है वो एंग्री हो जाएगी, वो कैसे जिएगी अगर उनको कंस्ट्रेंट पड़ जाता है उनकी लाइफ लीड करने में। तो उसके लिए उसने स्पेशल पॉलिसीज़ बनाई। क्या किया, टू कंपनसेट the reduced salary of the soldiers and heavy taxes on pigeons, he introduced the price control system. Price control system was introduced. फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया, बेसिकली उसने क्या किया था कि उसने अपने जो सोसाइटी थी उसको भाग कर दिया था। उसने देखा कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उसने जो मार्केट था, जो पहले एक साथ बैठता था, एक ही मार्केट में सारी चीज़ें बिकती थी, उसने मार्केट को डिवाइड किया इन 3 डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट उसने 3 मार्केट जनरेट किए। पहला जो मार्केट था, देयर ओनली फूड ग्रेन्स वर सोल्ड, मतलब बेसिक एम्यूनिटीज़ जो लोगों को रोज़ चाहिए, गरीब से लेके अमीर हर किसी को चाहिए खाना। तो एक मार्केट था दैट दे सोल्ड ओनली फूड ग्रेन्स इन। सेकेंड वाज क्लोथ्स एंड एक्सपेंसिव आइटम्स, मतलब अब लग्जरियस आइटम, कपड़े तो लगते हैं बट लग्जरियस आइटम जितने भी हैं, ज्वेलरी एंड अदर शो पीसेज एक्सेट्रा, उसके लिए उसने एक दूसरी मार्केट इस्टेब्लिश की। तीसरा वाज एक मार्केट वेयर दे सोल्ड हॉर्सेज, स्लेव्स, वेपन्स, ओके, कैटल्स एक्सेट्रा। तो इट वाज मेंट फॉर द रिच पीपल जिनको हॉर्सेज और स्लेव्स की ज़रूरत हो। तो इस तरह उसने 3 मार्केट इस्टेब्लिश किया और तीनों मार्केट के लिए ही हैड स्पेशल ऑफिसर्स कॉल्ड शाहनाज। तो यहाँ से भी आपको शाहना याद रखना, हु वर शाहना, शाहना वेयर द स्पेशल ऑफिसर्स हु वर मेंट टू कंट्रोल द मार्केट्स, ठीक है। अभी इसके अलावा इसने क्या किया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइजेस ऑफ ऑल द कमोडिटीज़ वर फिक्स्ड एंड फॉर एसेंशियल्स केप्ट लो। कमोडिटीज़ का मतलब होता है डेली यूज़ की चीज़ें, जिसमें कपड़े, चप्पल, खाना, सारा कुछ इंक्लूडेड होता है। बट डेली एसेंशियल्स क्या होते हैं, जो बेसिक चीज़ें जिनके बगैर लाइफ नहीं चलती। एसेंशियल्स मतलब दाल, चावल, मसाले एक्सेट्रा, फूड आइटम्स जो है, तो उनको उसने बहुत ही लो प्राइस में बेचना शुरू किया। बहुत लो होती थी प्राइस, और कमोडिटीज़ भी जो है उनकी भी प्राइस फिक्स्ड होती थी, कोई बढ़ा नहीं सकता था। सेकेंड, ही अपॉइंटेड मार्केट ऑफिसर्स, उसने अलग से मार्केट ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए जिनका स्ट्रिक्ट काम किया था टू कीप अ स्ट्रिक्ट वॉच, ठीक है। वो कंटिन्यूअस वॉच रखते थे किन चीज़ों पे, 2 फिक्स चीज़ों पे। फर्स्ट तो प्राइजेस, कोई भी सेलर प्राइस बिल्कुल बढ़ा नहीं सकता था, जो प्राइजेस फिक्स किए जाते थे सुल्तान की तरफ से उसी प्राइस पे बेचना होता था। सेकेंड द वेट्स, वो जो वेट यूज़ करते थे, क्योंकि तब तो बीम बैलेंस होता था, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस नहीं होता था, तो जो वेट्स यूज़ करते थे, ये जो स्पेशल ऑफिसर्स है ये हर रेगुलर इंटरवल पर उनके वेट्स चेक करते थे कि वेट्स में तो कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, शायद वेट्स को हल्का कर दिया है या उनका जो बीम बैलेंस है उसमें कुछ गड़बड़ कर रहा है जिसकी वजह से वो चीट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट वॉच रखी जाती थी, ठीक है। सेकेंड है होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब होता है होल्डिंग बैक, मतलब कभी कभी क्या होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं ना, सपोज़ कमोडिटीज़ को क्या करते हैं कि गोदाम में रख दिया। अभी रख देने से क्या होता है, इधर स्कार्सिटी शुरू हो गई, अब नहीं मिल रहा है, तो बोलते हैं कि नहीं बहुत कम उत्पाद हुआ है तो नहीं मिल रहा है, तो फिर वो गोदाम से निकाल के हायर प्राइसेस में बेचते हैं। तो इसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट वॉच रखते थे द मार्केट ऑफिसर्स। कोई भी अगर होर्डिंग करता हुआ पकड़ा गया या चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर सीवियरली पनिशमेंट लगाई जाती थी, सीवियर पनिशमेंट्स। तो क्या लिखा हमने, होर्डिंग और होल्डिंग बैक और चीटिंग द कस्टमर इन प्राइस और इन वेट्स। यहाँ वेट है, प्राइस या वेट किसी तरह चीट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ने किया इट वॉज सिवियरली पनिश्ड, ठीक है। तो क्या पनिशमेंट थी, पनिशमेंट क्या थी, डेफिसिट इन वेट ऑफ द आइटम was to be paid by equivalent amount of flesh of the trader cut from his body। इसका मतलब होता है डेफिसिट इन वेट। सपोज किसी ने बोला कि मुझे 1 किलो आलू दो और उसने 700 ग्राम्स दिया, तो 300 ग्राम का डेफिसिट दिया, 300 ग्राम की गड़बड़ की, तो जो आइटम का जितना भी डेफिसिट होगा, जो भी गड़बड़ी होगी, उसको पे करना पड़ेगा विद द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ फ्लैश, उसकी बॉडी से मीट, फ्लैश, ठीक है, गोश्त, मीट जिसको हम बोलते हैं, उसको काट के जो ट्रेडर होगा जिसने मतलब बदमाशी की है, उसकी बॉडी से उतना अमाउंट ऑफ फ्लैश काट के उस बंदे को जो बायर है उसको दिया जाएगा। तो इट वाज अ वेरी सीवियर पनिशमेंट, और इसके बाद तो कोई चीटिंग की नहीं सोच सकता था, ओके। सेकेंड, उसने और एक पॉइंट इंट्रोड्यूस किया था कि वेयर हाउसेज जो है, अभी देखो ये जो किंग है ना, इसको पता था कि मेरे सपोर्टर्स जो है, बिगर सपोर्टर्स मेरी आर्मी और मेरे फार्मर्स ही है, क्योंकि इनसे ही मुझे पैसे आते हैं, रेवेन्यू आता है।
तो इनको दुखी नहीं कर सकते। और इसको पता था कि हर साल जो है अच्छी उत्पाद होगी, ये भी पॉसिबल नहीं है, कभी सूखा आता है, कभी फ्लड आता है। तो इसने क्या किया था, ही मेड वेयर हाउसेस और स्टोर हाउसेस जो स्टेट की तरफ से बनाए गए थे। यहाँ पे वो अनाज स्टोर करके रखता था। एंड इन केस ऑफ फेमाइन, फेमाइन का मतलब होता है अकाल या सूखा या शॉर्टेज, जब भी किसी वजह से होती थी तो दीज ग्रेन्स वर रिलीज्ड इन द मार्केट, ठीक है। तो इस ग्रेन को वो मार्केट में दिया करता था, कभी डिस्ट्रीब्यूट भी करता था, बेचते भी थे, समा वो खाने की जो कमी है उसको पूरा करता था। ना फाइनली वी आर गोइंग टू एंड, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही लेंदी है, तो यहाँ आज हम तुगलक डायनेस्टी फिनिश करेंगे और खिलजी डायनेस्टी फिनिश करेंगे। तुगलक डायनेस्टी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम फाइनली देखते हैं, अब ये इतना श्रूड था, रूड था, रूथलेस था, तो क्या इसको आर्ट और लर्निंग में कोई इंटरेस्ट था या बस लड़ाइयाँ करता था? नहीं, ही वॉज अ पैटर्न ऑफ आर्ट ऑल्सो, ठीक है। ही वॉज अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। ये पता चलता है हमें क्योंकि ही हैड पैटर्नाइज सम लर्नड मैन इन हिज कोर्ट। वन ऑफ देम वॉज अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो वॉज अ वेरी फेमस पर्शियन पोएट। इनके गाने अभी भी बॉलीवुड्स में भी यूज़ होते हैं, तो बहुत सारे सॉन्ग्स और पोइट्रीज़ इन्होंने लिखी। अमीर खुसरो वॉज अ वेरी फेमस पोएट। अब आते हैं आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब होता है बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, हाँ, और मॉन्यूमेंट्स बनाना। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है, ही हैड कीन इंटरेस्ट इन आर्किटेक्चर ऑल्सो। उसने बनवाया सबसे पहले कुतुब मीनार। हम कुतुब मीनार के बारे में पढ़ते आए हैं। कुतुब मीनार किसने शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और उसको फिनिश किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। बट इसकी जो मेन एंट्रेंस डोर है ना, इट इज़ ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, जिसका नाम है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा वॉज मेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन से अलाई हम याद रख सकते हैं। ही ऑल्सो बिल्ट अ मदरसा इन कुतुब कॉम्प्लेक्स। कुतुब कॉम्प्लेक्स एक ह्यूज कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर उसने एक मदरसा भी बिल्ड करवाया। मदरसा इज़ एक्चुअली अ स्कूल, ठीक है, जो मुस्लिम या इस्लामिक लिटरेचर पढ़ाते हैं वहाँ पे। ही ऑल्सो बिल्ड सीरी फोर्ट। ही ऑल्सो बिल्ड पैलेसेस ऑफ 1000 पिलर्स। इनके नाम हमें याद रखने होंगे, यहाँ से 1 पॉइंट का क्वेश्चन आता है, ठीक है। बट nobody lives forever, so Alauddin had to die too. He died in 1316 CE. Again, as he was a very powerful king, his successors were weak, and after 4 years of political turmoil, the last खिलजी ruler, जिसका नाम था खुसरू खां, यहाँ हम याद रख सकते हैं अमीर खुसरू के नाम से खुसरू खां, ठीक है। द लास्ट खिलजी रूलर हु वाज एक्चुअली नेफ्यू ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ देखो मैंने मेंशन किया, ही वाज नॉट हिज like son, he was actually nephew of Alauddin Khilji. He was killed by Ghiyasuddin Tughlaq, and the rule of Delhi Sultanate went to the hands of Ghiyasuddin Tughlaq in 1312, ठीक है, सॉरी 1320। तो आज हम यही एंड करते हैं। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।